तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल के बारे में और आज आप देखिएगा कि क्रूड ऑयल में 5% की हमको भारी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। हाई बना था करीब करीब यहाँ पर $138 पर बैरल के आसपास और आज की डेट में $85 पर बैरल के आसपास हमको क्रूड देखने को मिल रहा है। तो क्रूड की एक गिरावट डेफिनेटली इंडिया जैसी कंट्री के लिए बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि अभी भी हम जो हमारी क्रूड रिक्वायरमेंट है 85% इम्पोर्ट के थ्रू ही पूरी कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा हमारे यहाँ पर जो है डिपेंडेंसी है। इसकी वजह से हाई क्रूड की वजह से हमारा जो डेफिसिट है, जो 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 अकाउंट डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, वो हमारा बढ़ता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर क्रूड का सस्ता होना डेफिनेटली इकोनॉमी के लिए तो पॉजिटिव है ही, लेकिन साथ ही साथ कई सारे बिजनेसेस के लिए भी यहाँ पर पॉजिटिव है, क्योंकि एज ए इनपुट क्रूड यहाँ पर वो यूज़ करते हैं। तो इनपुट प्राइस यहाँ पर कम होगी तो उनकी यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी हमको बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है, मार्जिन्स यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर मेजर दो सेक्टर्स आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि यहाँ पर प्राइम बेनिफिशियरी यहाँ पर रहने वाले हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे और कुछ स्टॉक्स भी यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये समझना भी ज़रूरी है कि क्रूड में यहाँ पर गिरावट क्यों आ रही है। तो क्रूड की जो ये गिरावट है, ये जो आज की 5% की गिरावट है, इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है दोस्तों रिसेशन फियर्स, डिमांड स्लो डाउन। कल यहाँ पर फेड ने इंटरेस्ट रेट हाइक करी, काफ़ी अग्रेसिव उनके स्टेटमेंट थे कि आगे भी हम यहाँ पर हैवीली एग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट हाइक करेंगे, इन्फ्लेशन डाउन लाएंगे, तो डिमांड डेफिनेटली यहाँ पर हमको टेपर होती हुई देखने को मिलेगी। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है, रिसेशन फियर की वजह से क्रूड हमको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। दूसरा रीज़न यहाँ पर है सप्लाई बढ़ना। जी हाँ, तो यहाँ पर कई सारे जो रिफाइनर्स हैं, जैसे कि मैं अगर मिडिल ईस्ट की बात करूँ तो वहाँ पर वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं। चाइनीज़ रिफाइनर्स यहाँ पर अपनी कैपेसिटी को, बेसिकली प्रोडक्शन कैपेसिटी को रैंप अप कर रहे हैं, तो आउटपुट बढ़ा रहे हैं। तो आउटपुट बढ़ने से क्या होगा, सप्लाई बढ़ेगी। सप्लाई बढ़ने से क्या होगा कि यहाँ पर जो प्राइस है क्रूड के, वो हमको इंटरनेशनल मार्केट्स में गिरते हुए देखने को मिलेंगे, जो कि आपको देखने को मिल रहा है। तो ये बेसिक दो लेमेन रीजंस हैं जो आपको समझना ज़रूरी है। हालांकि कई सारे रीज़न होते हैं, क्रूड की डिमांड सप्लाई का यहाँ पर बहुत बड़ा गेम होता है। ठीक है, डिमांड सप्लाई का गेम होता है, जो ट्रेड फैक्टर्स होते हैं कई सारे, वो यहाँ पर काम करते हुए नजर आते हैं। इसकी वजह से क्रूड के प्राइसेस में हमको उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। लेकिन अगर मैं लेमन टर्म्स में बात करूँ तो ये दो बड़े कारण हैं। अब यहाँ पर क्रूड की प्राइसेस का फायदा कौन सी इंडस्ट्री को होगा, तो जो सबसे पहली इंडस्ट्री है जिसके बारे में बात करेंगे वो है दोस्तों यहाँ पर पेंट इंडस्ट्री। और दूसरी जो इंडस्ट्री है उसके बारे में वो है दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे एफएमसीजी इंडस्ट्री। ये दो इंडस्ट्री हैं जो यहाँ पर डेफिनेटली काफ़ी बेनिफिशियरी रहने वाली है। हालांकि देखिए कई सारे सेक्टर्स हैं, कई सारे यहाँ पर जो बिजनेसेस हैं उनको फ़ायदा होता है, जैसे कि सीमेंट सेक्टर को फ़ायदा होगा, टायर सेक्टर को फ़ायदा होगा, लेकिन ये थोड़े से सिक्लिकल काइंड ऑफ सेक्टर्स हो जाते हैं, तो इसको मैं कवर नहीं करूँगा। हम यहाँ पर बात करेंगे कंसिस्टेंट सेक्टर्स की, जैसे कि एफएमसीजी और पेंट। तो पेंट सेक्टर में सबसे पहली कंपनी हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं एशियन पेंट्स। कोई इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है एशियन पेंट्स के बारे में बात करना, यहाँ पर समझदारी नहीं है, बस इसको तो बाय करते रहिए। कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, डबल डिजिट ग्रोथ हमको यहाँ पर आती हुई देखने को मिलेगी। इंडिया का जो पेंट कंजम्पशन है वो लगातार हमको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, और एशियन पेंट जैसी कंपनी यहाँ पर और भी बड़ी बनती हुई नजर आएंगी। तो ये स्टॉक में शॉर्ट टर्म में हमको एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली, उसके बाद स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, काइंड ऑफ फ्लैग पैटर्न बन रहा है। जब ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होगा, एक फ्रेश रैली हमको आती हुई देखने को मिलेगी। और ट्रिगर यहाँ पर आ चुका है कि क्रूड यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। आई होप यहाँ पर गिरता ही रहे, बाकी अगर बढ़ गया तो फिर से यहाँ पर स्टॉक कंसोलिडेट हो सकता है। तो इस स्टॉक में ऊपर की साइड से आप देखिए एक हमको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो ये जैसे ही रेजिस्टेंस यहाँ पर क्रॉस होगा तो ये स्टॉक आपको फिर से भागता हुआ देखने को मिल सकता है। जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं वो करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं। जो शॉर्ट टर्म या पोजिशनल वाले हैं वो एक बार इसको रेजिस्टेंस क्रॉस करने दीजिए, 3550 का ब्रेकआउट देने दीजिए, सस्टेन होने दीजिए ऊपर, तब आप बाय कर सकते हैं। मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ कि ब्रेकआउट के बाद बाय करना चाहिए। दोस्तों देखिए रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर सप्लाई आती है, बेसिकली ओवरहेड सप्लाई होती है। मान लीजिए किसी ने यहाँ पर खरीदा होगा स्टॉक, ठीक है, वो ऊपर इस तरह फंस गया होगा, उसने फिर होल्ड किया होगा, वो सोच रहा होगा मैं कॉस्ट टू कॉस्ट आएगा जब बेचूंगा, तो यहाँ पर जो आएगा तो वो काफ़ी सारे यहाँ पर जो है लोग निकलते हुए नजर आएंगे। फिर यहाँ पर कई सारे रिटेल निवेशक फिर से खरीदे होंगे तेजी को देखते हुए, वो फिर फंस गए होंगे ऊपर, वो अब होल्ड कर रहे होंगे। जो लॉन्ग टर्म बोलते हैं अपने आप को, वो जैसे स्टॉक नीचे आता है फिर वो अपने आप को जो है फिर कुछ और ही समझने लग जाते हैं और वो होल्ड नहीं कर पाते। फिर वो अब यहाँ पर जब स्टॉक प्राइस आएगा फिर वो बेच के निकल जाएंगे। तो ये जो है माइंडसेट होते हैं, और इसीलिए डिमांड सप्लाई का गेम होता है। स्टॉक मार्केट जो प्राइसेस होती हैं वो यहाँ पर डिमांड सप्लाई का गेम होता है। तो बेसिकली यहाँ पर सप्लाई आने के पूरे पूरे चांसेस हो सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर डिमांड ज़्यादा रही तो स्टॉक में ब्रेकआउट आता हुआ देखने को मिलेगा। तो उस हिसाब से आप अपने यहाँ पर जो है डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म निवेशक जो है एशियन पेंट्स को बाय करते रहिए, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। तो पहला रीज़न है क्रूड का गिरना पॉजिटिव है। दूसरा
फेस्टिवल सीजन आने वाला है, दिवाली आने वाली है, रीपेंट होंगे घर, तो वहाँ पर डिमांड हमको बढ़ती हुई नजर आएगी। तो अगेन ये भी एक पॉजिटिव हो सकता है इस सेक्टर के लिए। तो इसी की दूसरी कंपनी है, इसी की पीयर ग्रुप कंपनी बर्जर पेंट्स, प्राइस वाइज वैल्यूशन वाइज अट्रैक्टिव नजर आ रही है एशियन पेंट से। तो 28% के करेक्शन पे ये स्टॉक मिल रहा है, इसको भी आप बाय कर सकते हैं करंट मार्केट प्राइस पे, और गिरता है और बाय कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, मैनेजमेंट अच्छा है, डिमांड काफ़ी अच्छी है आगे वाले समय में, और इसीलिए हैवी केपेक्स भी ये कर रहे हैं। अभी रिसेंट एक वीडियो मैंने कवर किया था बर्जर पेंट्स को, जहाँ पर ये इमल्शंस में केपेक्स कर रहे हैं, जहाँ पर ये इंडस्ट्रियल पेंट्स में केपेक्स कर रहे हैं, तो डिमांड अच्छी है इसीलिए केपेक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये ग्रीन फील्ड अपने प्रोजेक्ट लगाने वाले हैं, तो बर्जर पेंट्स को भी आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, और एशियन पेंट्स से ज़्यादा रिटर्न इसने बना के दिए हैं अगर आप पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड जाके देखेंगे तो। अब दूसरा जो सेक्टर हम बात करेंगे यहाँ पर एफएमसीजी सेक्टर की। तो जी हाँ, तो एफएमसीजी सेक्टर भी एज ए इनपुट क्रूड डेरिवेटिव्स का यूज़ लेता है। अगर मैं बात करूँ, देखिए जैसे कि स्किन एंड हेयर केयर प्रोडक्ट्स जो होते हैं, सोप डिटर्जेंट्स वगैरह में क्रूड डेरिवेटिव्स का यूज़ आता है। तो वहाँ पर कुछ पैराफिन नाम से होते हैं, मैं एक आर्टिकल अभी पढ़ रहा था, उसमें लिखा था जो पैराफिन्स हैं वो यहाँ पर यूज़ होते हैं, क्रूड डेरिवेटिव्स है बेसिकली, कुछ लिक्विड पैराफिन बोलते हैं, एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा। वो क्रूड डेरिवेटिव्स हैं जो कि एफएमसीजी सेक्टर में हमको यूज़ आते हुए देखने को मिलते हैं। तो एफएमसीजी सेक्टर के लिए पॉजिटिव है क्रूड का यहाँ पर गिरना। साथ ही साथ दूसरा यहाँ पर है एडिबल ऑयल का स्टेबल होना भी यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव है एफएमसीजी सेक्टर के लिए। ठीक है, और एडिबल ऑयल की मैं बात करूं तो प्राइसेस लगातार हमको कुछ टाइम पिछले क्वार्टर में गिरते हुए देखने को मिले हैं, क्योंकि सप्लाई यहाँ पर जो है आ रही है इंडोनेशिया से सही आ रही है। ठीक है, अभी जो डिमांड है वो काफ़ी अच्छी है, इसकी वजह से प्राइसेस स्टेबल हमको देखने को मिल रहे हैं। और एडिबल ऑयल भी यहाँ पर आपको पता है, पाम ऑयल की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, एडिबल नहीं पाम ऑयल बेसिकली, उसके यहाँ पर जो यहाँ पर प्राइसेस हैं वो भी गिरते हुए हमको देखने को मिले हैं। तो इसकी वजह से भी यहाँ पर डेफिनेटली जो है हमको पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। तो ये दो रीज़न हो गए, पहला क्रूड ऑयल एज ए इनपुट, दूसरा यहाँ पर पाम ऑयल एज ए इनपुट, तीसरा यहाँ पर दोस्तों देखिए एफएमसीजी की बात करें तो मार्केट गिर रहा है और ये एक डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है, और यहाँ पर डिफेंसिव सेक्टर है, मानसून भी यहाँ पर ठीक ठाक हुआ है, तो रूरल डिमांड भी यहाँ पर आ रही है, फेस्टिव डिमांड भी आ रही है, तो उसकी वजह से भी एफएमसीजी सेक्टर में हमको पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। तो जब यहाँ पर क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिरेंगे, पाम ऑयल के प्राइसेस गिरेंगे, तो यहाँ पर इनके मार्जिन इंप्रूव होते हुए नजर आते हैं। मैं पाम ऑयल की बात करूँ जो कि एक मेजर यहाँ पर इनपुट है, तो हुआ क्या था देखिए, जब इनके पाम ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे थे, ठीक है, तो एफएमसीजी स्टॉक्स यहाँ पर प्राइसेस बढ़ाए थे अपने, आपको पता होगा यहाँ पर इन्होंने जो है इनपुट कॉस्ट यहाँ पर पास ऑन कर दी थी पिछले कुछ क्वार्टर्स में, तो प्राइस हाइक इन्होंने कर दिए थे, और उस टाइम क्या था इनपुट कॉस्ट ज़्यादा थी, लेकिन इनपुट कॉस्ट अब कम आ रही है और प्राइस हाइक इनका जो है उसी उसी जगह पे है। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि प्राइस हाइक जो इन्होंने की थी इन्होंने वापस से यहाँ पर कम कर दिया प्राइस, तो प्राइस हाइक तो उधर ही है लेकिन इनपुट कॉस्ट कम हो गया, इसकी वजह से क्या होगा, इनको एक स्प्रेड मिलेगा और मार्जिन एक्सपेंशन यहाँ पर हमको होते हुए देखने को मिलेंगे। तो इसकी वजह से हो सकता है यहाँ पर जो है इस चीज़ को मार्केट डिस्काउंट कर रहा हो, इसी वजह से एफएमसीजी सेक्टर में हमको तेजी आती हुई देखने को मिल रही हो। तो एचयूएल की बात करें तो मार्केट लीडर कंपनी है, अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाती हुई देखने को मिलेगी। यहाँ पर जब ये स्टॉक था मैंने कई बार इसको कवर किया, बहुत बार कवर किया, मुझसे आप अगर जुड़े हुए हैं कंटिन्यू तो आपको पता होगा। अभी मैं इसको कवर क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी भाग चुका है, और जब यहाँ पर पिटा हुआ था तब मैंने बोला था बार बार इसको बाय कीजिए बाय कीजिए। कमेंट करके बताइएगा क्या आपने बाय किया था नहीं किया था, और ये तो एविडेंट था कि ऑल टाइम हाई पे जाएगा। ऐसी कंपनीज नीचे नहीं रहती दोस्तों, देखिए ज़्यादा दिन नीचे नहीं रहेगी ऐसी कंपनीज। वन ऑफ द बेस्ट एमएनसी कंपनी है एचयूएल, गजब का मैनेजमेंट है, पिछले कई सालों का डेकेड्स का यहाँ पर ट्रैक रिकॉर्ड है। ऐसे प्रोडक्ट हैं जो 10 में से 7 प्रोडक्ट तो हम अपने घर में यूज़ करते हैं, और प्राइसिंग पावर है इसके पास, तो ऐसी कंपनीज नीचे कब तक रहेंगी, आप खुद सोचिए ना, दिमाग लगाइए। तो अब यहाँ पर बाय करेंगे तो फिर आप बोलेंगे यार कि अब तो ऊपर आ गया, तो इसलिए नीचे बाय करना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपका लंबे समय का नजरिया है आप तो करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं, स्टॉक यहाँ से भी ऊपर जा सकता है। और ये कंपनी से आप ये मत उम्मीद कीजिए कि आपको 20-22% के रिटर्न मिलेंगे, ये आपको 15% के आसपास रिटर्न बना के देंगे आराम से। एचयूएल 14%, 1%, 2% डिविडेंड यील्ड मान लीजिए, और शांति के साथ आपका पैसा यहाँ पर बनता रहेगा लॉन्ग टर्म में। तो ये ऐसी कंपनी है जो कोर पोर्टफोलियो की कंपनी है, जहाँ पर आपको बस ऐसी गिरावट में बाय करना है, बाकी उसको छोड़ देना है। नेक्स्ट कंपनी है डाबर, या फिर आप कह सकते हैं कि इसी सेगमेंट में डाबर हो गया, मेरिको हो गया, गोदरेज कंज्यूमर हो गया, ये कंपनीज भी काफ़ी अच्छी कंपनी है। और डाबर में भी अपनी देखिए अपनी 200 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड करा, तो यहाँ पर पॉजिटिविटी है, नीचे बाइंग के संकेत है। तो डाबर को भी आप बाय कर सकते हैं, ये भी काफ़ी लाजवाब कंपनी है। मैरिको को बाय कर सकते हैं, लेकिन वही निवेशक बाय कीजिएगा जो यहाँ पर थोड़े से पेशेंट इन्वेस्टर हैं, हाई ग्रोथ वाले इन्वेस्टर नहीं है। ठीक है, जो सोचते हैं यार 20% 25% रिटर्न मिलेंगे, वो नहीं बनेंगे, यहाँ पर आपको 15% मैक्सिमम रिटर्न बनते हुए देखने को मिलेंगे। बस इसी उम्मीद के साथ इनको बाय कीजिएगा, ज़्यादा यहाँ पर उम्मीद मत लगाइएगा। तो ये है दोस्तों क्रूड ऑयल के रिगार्डिंग अपडेट, और कौन से वो सेक्टर्स हैं जिनको फ़ायदा होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और
आज के दिन ऑलरेडी 2 वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं, दोनों को जाके देखिएगा, बहुत ही गज़ब की इन्फॉर्मेशन दोनों ही वीडियोज़ में मैंने प्रोवाइड कराई और 3 ऐसे स्टॉक्स जहाँ पर 50-50% की करेक्शन है और हाई ग्रोथ स्टॉक हैं, मोनोपोली और मार्केट लीडर स्टॉक्स हैं, वहाँ पर क्यों गिरावट हुई और क्या करना है, वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो जाके ज़रूर देखिएगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।